Dear students, we are going to start off with the drugs that are used in the treatment of angina. Keep following and do not skip this video if you want to be able to solve the checklist that is given at the end of your Kaizen review books. Angina होता क्या है basically? It is a commonly used term और layman को भी इसका पता होता है, जिसको हम रूटीन में क्या कहते हैं जी, चेस्ट पेन हुई है, जिसको सब लेमैन भी इसको रिलेट करते हैं कि ये जो चेस्ट पेन है ये हार्ट अटैक की तरफ जो है वो पेशेंट को लेके जा रही होती है, या फिर इट इज़ सम हार्ट प्रॉब्लम, कार्डियक प्रॉब्लम्स जो है वो सब समझते हैं इस बात को. एक स्ट्रैंगुलेटिंग सी पेन होती है, कंस्ट्रिक्टिंग होती है, एक दबाव होता है एंड इट रेडिएट्स टू द लेफ्ट आर्म एंड जॉ, और पेशेंट को साथ में स्वेटिंग, नोसिया, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं. एंड इट इज़ अ प्रिकर्सर, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि पहले एंजाइना डेवलप होता है एंड अल्टीमेटली इट कैन टर्न इनटू अ हार्ट अटैक व्हिच इज़ कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. ओके, अब ये होता क्या है बेसिकली? वो पेन क्यों स्टिमुलेट होती है? बिकॉज ऑफ द इस्कीमिया ऑफ द टिश्यू. इस्कीमिया क्यों होता है? बिकॉज वहाँ पे मेटाबोलाइट्स एक्यूमुलेट कर जाते हैं. वो क्यों करते हैं एक्यूमुलेट? कॉरोनरी सप्लाई इनएडिक्वेट होती है और हार्ट जो है इट इज़ वर्किंग मोर एज़ कम्पेयर टू व्हाट इट इज़ गेटिंग इन रिटर्न, जिसकी वजह से वहाँ पे लैक्टिक एसिड और एनारोबिक मेटाबोलाइट्स जो है वो एक्यूमुलेट करते हैं एंड दे अल्टीमेटली जनरेट दे अल्टीमेटली स्टिमुलेट द पेन रिसेप्टर्स एंड एक स्पेसिफिक पेन जो है वो ओरिजिनेट करती है, जिसको हम कहते हैं एंजाइना. नाउ देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ एंजाइना लाइक एथ्रोसिक्लेरोटिक और क्लासिक एंजाइना, वेसोस्पैस्टिक और प्रिंसमेटल एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना. Taking them one by one, atherosclerotic angina is the most common angina. 90% of the cases में हम atherosclerotic angina देखते हैं. Atherosclerosis क्या है? It is a process of formation of a clot, a plaque. जो हमारी इंटीमा है ब्लड वेसल्स की, उसके अंदर जो है वो फैट्स एक्यूमुलेट करना शुरू हो जाते हैं एंड अल्टीमेटली एक एथेरोमा बन जाता है. वो एथेरोमा ब्लॉक करना शुरू हो जाता है हमारी वेसल्स को. वैस्कुलर ल्यूमन जब ब्लॉक होता है तो उसकी वजह से ब्लड सप्लाई इम्पेयर होना शुरू हो जाती है. अब ये क्या होगा कि जो ब्लड सप्लाई इम्पेयर्ड है, लेट्स से दैट दी 50% ऑफ द कॉरोनरीज आर ब्लॉक्ड, ठीक है, उसकी वजह से होगा क्या कि एट रेस्ट तो पर्सन ठीक रहेगा, बट एज सून एज द पर्सन एक्सर्ट्स अ लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट, जैसे एक्सरसाइज कर रहा है या कोई वॉक कर रहा है या कोई एक्टिविटी है, तो उसमें क्या होगा कि नाउ the coronary blood supply will be inadequate and it will not be able to meet the requirements of the heart, क्योंकि heart work ज़्यादा कर रहा है, वो ऑक्सीजन ज़्यादा डिमांड कर रहा है, but the coronaries are blocked and they are unable to provide sufficient oxygen. As a result, ischemia develop होगा और ischemia होगा तो उसकी वजह से pain होगी. The other type is the vasospastic angina. Vasospastic angina or Prinzmetal angina is basically because of a transient spasm of the localized portion of the blood vessels. और ये localized portions कौन से होते हैं? Mostly वो जहाँ पे अंडरलाइन कोई एथेरोमा, कोई प्लेक पड़ा हुआ होता है, वहाँ पे एक reversible spasm हो जाता है. Now this spasm is not relevant to the एक्सरसाइज, ये एफर्ट से रिलेटेड नहीं है, ये इवन ड्यूरिंग स्लीप भी हो सकता है. सो इट इज़ इवन मोर डेंजरस और उसमें द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू हैव टू इम्प्रूव द कॉरोनरी ब्लड सप्लाई, बिकॉज कॉरोनरी वेसोस्पैज्म से ऑक्सीजन डिलीवरी एकदम से बिल्कुल ड्रॉप कर जाती है टू दी हार्ट. एंड अल्टीमेटली जो एक फाइनल फॉर्म होती है एंजाइना में, वो अनस्टेबल एंजाइना विच इज़ बेसिकली अ ट्रांजिशन टूवर्ड्स मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. अनस्टेबल एंजाइना क्या है कि देर इज़ अ चेंज इन द करेक्टर एंड फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ चेस्ट पेन वर्सन होना शुरू हो जाती है. वो चेस्ट पेन जो पहले अगर पेशेंट लेट्स से नाइट्रोग्लिसरीन लेता था तो ठीक हो जाती थी, या पहले अगर पेशेंट रेस्ट करता था तो रिलीव हो जाती थी, अब नहीं होती है. अब वो इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी के साथ अपेयर हो रही है, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अपेयर हो रही है और रिलीफ भी नहीं हो रही है. दैट मीन्स दैट द कंडीशन इज़ वर्सनिंग एंड अनस्टेबल एंजाइना एक फेज है विच eventually inevitably leads to myocardial infarction until treated otherwise. अब इस सारी कहानी में प्रॉब्लम क्या है? The basic problem is an imbalance between the oxygen requirement of the heart and the oxygen that is supplied to the heart via the coronaries. रिक्वायरमेंट कब इंक्रीज़ करती है? एक्सरसाइज के टाइम पे, एक्सर्शन के टाइम पे हार्ट वांट्स मोर ऑक्सीजन, ताकि वो जो एक्टिविटी है उसके लिए जो एक पंपिंग ऑफ ब्लड एफिशिएंट चाहिए, मसल्स को चाहिए, एक आपकी थ्रू आउट द बॉडी आपकी डिमांड्स इंक्रीज़ कर रही हैं, उसको मीट करने के लिए हार्ट वांट्स टू पंप मोर इफेक्टिवली, और उसके लिए हार्ट जो है वो
ऑक्सीजन डिमांड करते हैं, बट द कोरोनरीज आर ब्लॉक्ड एंड द ऑक्सीजन सप्लाई इज़ नॉट इम्प्रूविंग एंड दिस इम्बैलेंस इज़ द प्राइमरी पैथोफिजियोलॉजी जो कि एंजाइना में आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वी नीड टू नो व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। अब ऑक्सीजन की डिमांड का सारा इम्बैलेंस है कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटर्मिन के हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड क्या है, कितनी है, ठीक है। सो दीज आर आइदर मेजर फैक्टर्स और माइनर फैक्टर्स। ये इस तरीके से आपकी जो बिग कैटजिंग है उसमें से डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। बिग कैटजिंग कहती है कि वॉल स्ट्रेस को आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो मायोकार्डियल फाइबर लेंथ या मायोकार्डियल फाइबर टेंशन है ये, ठीक है, कि जो हार्ट की वॉल्स हैं, जो उनके मस्कुलर फाइबर्स हैं, उनके ऊपर कितना स्ट्रेस है, उनको कितना डायलेट करना पड़ रहा है और कितनी एफर्ट से वापस पुश करना पड़ रहा है ब्लड को, दैट इज़ बेसिकली वॉल स्ट्रेस विच इज़ डिटर्मिन्ड बाय द इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर। हार्ट के अंदर कितना ब्लड आएगा, कितना प्रेशर आएगा ब्लड का, ठीक है। वेंट्रिकुलर रेडियस, अगर हाइपरट्रोफीड हार्ट हो तो उसका वॉल्यूम जो है वो ल्यूमिन उसका कम हो जाता है, ठीक है। वॉल थिकनेस, प्रीलोड एंड आफ्टर लोड, वील सी दिस फैक्टर्स वन बाय वन, ठीक है। The other factors, the major factors that contribute to the oxygen demand, they are heart rate and contractility. हार्ट रेट जितना ज़्यादा होगा उतनी उसकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, and same goes for the force of contraction. The minor factors include activation energy and resting metabolism. An important point to note here is कि हार्ट जो है वो प्रेफर करता है ग्लूकोज को फॉर मेटाबॉलिज्म। इसी चीज़ को अगर हम मिनी कैटजिंग में देखें, कैटजिंग रिव्यू में देखें, तो वो थोड़ा सा डिफरेंटली एंड सिंपलर वे में एक्सप्लेन्ड है। हाउ इट सेज कि मायोकार्डियल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है ना वो अल्टीमेटली फाइबर टेंशन डिटर्मिन करता है, और फाइबर टेंशन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, देयर कैन बी सिस्टोलिक फैक्टर्स और देयर कैन बी डायस्टोलिक फैक्टर्स। सिस्टोलिक फैक्टर्स क्या हैं कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस कितनी है, कितने प्रेशर के अगेंस्ट हार्ट को जो है वो पंप करना पड़ा है, उतना उन फाइबर को ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हार्ट रेट कितना ज़्यादा है, जितना हार्ट रेट फास्ट होगा उतना बार बार फाइबर्स को कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, दे वुड रिक्वायर मोर एनर्जी, ठीक है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होगी उतना फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, अगेन मोर एनर्जी। इजेक्शन टाइम एक फैक्टर है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू दी मायोकार्डियल फाइबर टेंशन। हाउ, इजेक्शन टाइम क्या है कि कितनी देर में हार्ट पंप करता है, जितना जल्दी हार्ट पंप करेगा उतना उसका उस जो है फाइबर लेंथ है वो कम हो जाएगी, और जितना उसकी फिलिंग बढ़ती जाएगी और जितना वो ज़्यादा टाइम लगेगा पंप लेने में उतना उसको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। सो इजेक्शन टाइम शॉर्टर होगा तो ऑक्सीजन डिमांड कम होगी, इजेक्शन टाइम प्रोलॉन्ग होगा तो ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। द डायस्टोलिक फैक्टर्स इंक्लूड ब्लड वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हार्ट का फिलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा, बिकॉज वॉल्यूम ज़्यादा आएगा, हार्ट के पास ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम आएगा जिसको पंप करना होगा, तो फाइबर्स के लिए टेंशन बढ़ जाएगी और उनको ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी। एंड वीनस टोन अगर ज़्यादा होगी तो अगेन वीनस टोन ज़्यादा होगी तो हार्ट की तरफ ब्लड पंप ज़्यादा होगा, पेरिफ्रीज में पूलिंग नहीं होगी, एंड दिस वुड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू हायर फाइबर टेंशन एंड इंक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स। मिनी कैटजिंग में जो पैथोफिजियोलॉजी है वो बहुत सिंप्लिसिटी के साथ एक्सप्लेन की गई है, वेरी वेल रिटन हेयर, ठीक है। द फैक्टर्स विच डिटर्मिन द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, सबसे पहले देखें आपके पास क्या है, प्रीलोड है। प्रीलोड क्या चीज़ है, प्रीलोड डायस्टोलिक फिलिंग प्रेशर है कि पीछे से हार्ट के ऊपर कितना लोड आ रहा है, प्रीलोड, ठीक है। बेसिकली कौन सा फैक्टर्स है जो डिटर्मिन करेंगे कि प्रीलोड कितना है, कि फिलिंग प्रेशर कितना है, एक तो ब्लड वॉल्यूम कितना हो गया और दूसरा वीनस टोन कितनी हो गई, ठीक है। आफ्टर लोड क्या है, जो बाद में प्रेशर फेस करना है हार्ट ने। जो पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस है, जो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर है आपका, जो आर्टरी की स्टिफनेस है जिसके अगेंस्ट हार्ट ने पंप करना है, दैट इज़ योर आफ्टर लोड। अब प्री लोड अगर ज़्यादा होगा तो भी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, आफ्टर लोड ज़्यादा होगा तो भी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। सिमिलरली जब हम कहते हैं कि हार्ट रेट इंक्रीज़ करता है तो मोर ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड, वाई, देखिए बेसिकली फास्टर हार्ट रेट पे जो है वो हार्ट सिस्टली में ज़्यादा रहता है, कॉन्स्टेंटली वो बीट करता है, और डायस्टली शॉर्ट हो जाती है। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रजिस्टर हेयर इज़ दैट द हार्ट, द कोरोनरीज जो उसको सप्लाई करती हैं ब्लड, वो ड्यूरिंग डायस्टली करती हैं। डायस्टली के फेज़ में कोरोनरीज
ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट को और हार्ट परफ्यूज होता है। सिस्टली में ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शंस कॉरोनरीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं साथ में, और उसकी वजह से उसका जो ब्लड सप्लाई है वो इम्पीड हो जाती है। अगर कंसिस्टेंटली सिस्टलीज आते रहें और डायस्टलीज बहुत शॉर्ट हो जाएं तो कॉरोनरी ब्लड फ्लो बहुत जो है वो इनएडिक्वेट हो जाएगा। दैट इज़ वाई फास्टर हार्ट रेट्स डिक्रीज द कॉरोनरी ब्लड फ्लो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, जो हम बार बार जिसका जिक्र करते हैं इन रिलेशन टू एंजाइना, दैट इज़ द डबल प्रोडक्ट। डबल प्रोडक्ट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। हार्ट रेट भी अगर बढ़ना शुरू हो जाए और ब्लड प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो जाए तो दैट मीन्स कि मल्टीपल टाइम्स हार्ट की जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। और इन दोनों फैक्टर्स को कौन सी चीज़ बढ़ाती है? सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आइदर बिकॉज ऑफ ड्रग्स भी हो सकती है, एंजाइटी, स्ट्रेस, एनी फैक्टर, फियर और फ्राइट और फ्लाइट सिचुएशन, ये सब जो है ये दे कैन लीड टू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन एंड इंक्रीज्ड हार्ट रेट एंड इंक्रीज इन दी ब्लड प्रेशर। सो हेंस देयर इज एन इंक्रीज इन द डबल प्रोडक्ट। और अगर ऐसा हो जाए तो हार्ट की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती हैं, एंड इफ द कॉरोनरीज आर ब्लॉक्ड एंड कैन नॉट मीट द इंक्रीज रिक्वायरमेंट, द पेशेंट विल एक्सपीरियंस एंजाइना। सो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को भी हमने देख लिया, इजेक्शन टाइम की भी हमने बात कर ली कि जितना प्रोलॉन्ग हो जाएगा उतनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर जाएगी। अ वेरी वेल डिस्क्राइब्ड ग्राफ इज़ ऑल्सो डिपिक्टेड हेयर इन द कैटजिंग रिव्यू, जो ये बताता है कि नॉर्मली वी हैव अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट एंड द ऑक्सीजन डिलीवरी। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती है उतनी हमारी डिलीवरी बढ़ जाती है ऑक्सीजन की। बट अगर देयर इज़ अ प्रॉब्लम हेयर कि हमारी जो डिलीवरी है वो उस प्रोपोर्शन से इंक्रीज़ नहीं कर रही है, तो अल्टीमेटली हमारा जो ग्राफ है वो फ्लैटन होना शुरू हो जाएगा, विच वुड लीड टू एंजाइनल पेन बिकॉज द रिक्वायरमेंट्स विल बी हायर बट द डिलीवरी विल नॉट बी हाई इनफ। इस चीज़ को रिवर्स कैसे किया जा सकता है कि कोरोनरी वेसोडाइलेशन कर दी जाए, रीवैस्कुलराइजेशन कर दी जाए, सम हाउ इफ़ यू रीस्टोर दैट कोरोनरी ब्लड फ्लो तो आप अपने ग्राफ को वापस नॉर्मल ट्रैक पे ला सकते हैं। सो थेरेप्यूटिकली हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? हमने ये सब देख लिया कि एंजाइना में देयर इज़ एन इंक्रीज्ड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट विच द हार्ट द कोरोनरी ब्लड सप्लाई इज़ अनएबल टू मीट। तो उसको क्या करें फिर? या तो हम ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस कर दें, हार्ट से कहीं भी आप तो कम काम करें, इतना करें जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, हमारे पास इतनी सप्लाई है, आप इसी के अंदर अंदर रह के काम करें, ठीक है। जाहिर है उसमें आपकी वर्क कैपेसिटी थोड़ी सी डिक्रीज़ कर जाती है। सो आप कार्डिक वर्क डिक्रीज़ कर दें, एक ये तरीका है। एक ये भी तरीका है ऑक्सीजन डिमांड डिक्रीज़ करने का कि आप मेटाबॉलिज्म को शिफ्ट कर दें टू सबस्ट्रेट्स दैट रिक्वायर लेसर ऑक्सीजन। द अदर वे इज़ इंक्रीजिंग ऑक्सीजन डिलीवरी। सो अगर हम कोरोनरी ब्लड फ्लो को इम्प्रूव कर देते हैं, वेसोडाइलेशन कर देते हैं, या प्लेक्स को रिमूव कर देते हैं, रीवैस्कुलराइजेशन कर देते हैं, कोरोनरीज को ओपन कर देते हैं, ब्लड सप्लाई बहाल कर देते हैं, तो दैट इज़ अनदर वे of meeting the high oxygen requirements. So the drugs which increase the oxygen delivery include nitrates and calcium channel blockers. Those that decrease the oxygen requirement include nitrates, beta blockers and calcium channel blockers. And the ones that increase the efficiency of oxygen utilization include ranolazine and trimetazidine. This marks the end of pathophysiology and therapeutic strategies of angina. If you have any questions, please write down in the comments below. We are going to take up the drugs that are used for the treatment of angina in the next class, and we are going to start off with a very interesting skill keeper question that is given in your Kaizen review books, and we are going to discuss its answer in the next lecture. Until then, keep following and please subscribe and share. Thank you.